नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि फ़िलहाल अभी रिसर्च की एक सीरीज़ चल रही है, अनुसंधान शोध की एक सीरीज़ चल रही है, जिस प्रक्रिया में हम अनुसंधान के दिए गए सारे टॉपिक सब टॉपिक की एक एक करके और विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स की चर्चा करेंगे, जो कि हम इससे पहले की कक्षा में भी दो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स का जो प्रकार है, जिसमें कि आपका पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग अर्थात साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श या न्यादर्श कहते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसको स्तरित या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। इन दोनों की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, तो आज इन दोनों की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि विस्तृत रूप में इसकी चर्चा हो चुकी है। अगर आपको देखना हो तो इसकी पहली कक्षा को आप देख सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से जो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स अर्थात यादृच्छिक न्यादर्श तकनीक की जो हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम इसको देखते हैं तो जब हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग अर्थात प्रतिचयन के जो प्रकार होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, मैंने कई बार बताया है, जिसमें कि एक संभाव्य होता है, दूसरा असंभाव्य होता है। एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसी के अंतर्गत ये सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स आता है। और इसी रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स के कुल 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हम सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, एरिया और क्लस्टर रैंडम और फिर सिस्टमैटिक रैंडम की बात करते हैं। अब हम सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है कि एरिया और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, जिसको कि हम क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श कहते हैं। इस प्रतिदर्श का सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इसका उद्भव कब हुआ, तो उद्भव इसका जो हुआ था क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श का, ये मुख्य रूप से ऐसे कृषि कार्यों के लिए ही इसका उद्भव हुआ था मुख्य रूप से। तो कृषि कार्य के लिए उद्भव कैसे हुआ, तो बहुत पहले की बात जब हम करते हैं तो ये बहुत सारे बंजर ज़मीन हुआ करते थे, जबकि पहले कभी खेती नहीं हुआ करती थी। तो जब थोड़ी बहुत खेती होने लगी, लेकिन मैक्सिमम जो ज़मीन थे वो बंजर ही थे, तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे ज़मीन तो पड़े हुए हैं, तो क्या हम इस पर कृषि का कार्य कर सकते हैं या नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या हुआ कि इस कार्य को करने के लिए वो जगह जगह जा कर के कुछ ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, कुछ ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, कुछ इधर खोदना शुरू कर दिया, और फिर खोद करके ये देखने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर ज़मीन उपजाऊ है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करेंगे तो इसका मुख्य जो सबसे उसके बाद का प्रयोग होने लगा, ये कैसे, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो आपका किसी इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कहीं, मतलब इसका पहाड़ का इस प्रकार से कहीं ना कहीं आकार होता है। अब उसमें आप देखेंगे कि कहीं कुछ जगह पर ठहरने की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, यहाँ पर ठहरा जा सकता है, यहाँ पर ठहरा नहीं जा सकता है, फिर यहाँ पर ठहरा जा सकता है, यहाँ पर ठहरा जा सकता है, इधर ठहरा जा सकता है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़े इधर ठहरा जा सकता है, कहीं थोड़ा बहुत इधर, फिर तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा। वो इसलिए कि क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श आपका नाम से ही स्पष्ट है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह बसने की आबादी वहाँ पर हो ऐसी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर एकदम से ऊपर है तो यहाँ पर आबादी नहीं रह सकती है। आबादी वहीं रह सकती है जहाँ पर कुछ ठौर हो। तो कुछ घर यहाँ पर है, कुछ घर यहाँ पर, कुछ घर यहाँ पर, कुछ घर यहाँ पर, इस प्रकार से, अर्थात बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में ये फैला हुआ होता है।
जो पहाड़ी क्षेत्र में जो आबादियाँ होती हैं वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में वो फैली हुई आबादी होती है। तो इसमें ये देखने का प्रयास किया गया कि उनका, मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार का है। अगर हम इस प्रकार का टॉपिक अगर लेंगे तो हम इसमें जा कर के क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ घर है, यहाँ पर कुछ घर है, यहाँ पर कुछ घर है, तो हम यहाँ पर जा कर के कुछ घरों के लोगों से पूछेंगे, तो उसमें भी कुछ घर को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली, यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, और फिर कुछ घर को जो हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से भी हम यादृच्छिक विधि के द्वारा हम क्या करेंगे कि कुछ जनसंख्या में से कुछ आबादी को हम न्यादर्श के रूप में वहाँ पर चयन कर लेंगे। और चयन के पश्चात यहाँ पर जितना हमें न्यादर्श की ज़रूरत है, जितना हमने डिसाइड किया है कि हम इतनी आबादी में इतना हम न्यादर्श लेंगे, तो उतना कुल मिला करके हमने यहाँ से हर जगह करके यहाँ पर कलेक्शन कर लिया है न्यादर्श का। तो इस प्रकार से खास करके आप देखेंगे तो बड़ी आबादी जहाँ पर मतलब बहुत क्षेत्र जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो, तो उसका प्रयोग सब उसके बाद होने लगा। इसके बाद जब इस पर सफल प्रयोग हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों पर जब सफल प्रयोग हो गया, तो इसको सर्वे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जाने लगा। और आज भी ये जब सर्वे होता है तो इसका प्रयोग आज भी कई बार होता है। तो आप देखते होंगे कि जब सर्वे होता है तो अगर कोई पॉलिटिशियन का क्षेत्र है, मान लीजिए कि कोई संसदीय क्षेत्र है, तो एक रिपोर्टर क्या करता है, तो कुछ जगह वहाँ से, कुछ जगह वहाँ से, कुछ जगह वहाँ से लोगों से साक्षात्कार करता है, पूछता है, और फिर उसके बिहाफ पर अपना वो ओपिनियन देता है। तो इस प्रकार से आज के दौरान अगर हम सर्वे की बात करें तो चूँकि सर्वे का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, तो वहाँ पर आज भी प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी जनसंख्या है, तो पूरी जनसंख्या अब मान लीजिए कि यहाँ पर है, 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 तो हमें क्या करनी है कि यहाँ पर न्यादर्श विधि का चयन करते या रैंडम मेथड का चयन करते हुए कुछ आबादियों को यहाँ से ले लेना है। और चूँकि यहाँ पर गुच्छे में है, जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देंगे कि अगर अंगूर का जो पेड़ होता है वो एक इस प्रकार का होता है जिसमें कि वहाँ पर कुछ अंगूर गुच्छे में होते हैं, कुछ यहाँ पर गुच्छे होते हैं, कुछ यहाँ पर गुच्छे होते हैं, कुछ यहाँ पर गुच्छे होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो जब हम अगर मान लीजिए कि अंगूर तोड़ने की बात करते हैं तो हम अंगूर को सारा एक ही बार में नहीं तोड़ लेते हैं। हम पहले उसको देखते हैं कि कौन सा अंगूर ज़्यादा पका हुआ गुच्छा, कौन से गुच्छे में ज़्यादा अंगूर की मात्रा पका हुआ है, तो उस गुच्छे को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें से भी हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे? तो जो उसमें भी गुच्छे में हमें पका हुआ मिलता है उसको तो हम तोड़ कर रख लेते हैं या खा लेते हैं, और दूसरे को जो पका हुआ नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, चूँकि ये गुच्छ है, जैसे मैंने बताया, तो जिस प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर आबादियों को देखा है तो इसमें से कुछ घर को सेलेक्ट कर लेंगे न्यादर्श रैंडम मेथड के द्वारा। उस रैंडम मेथड के द्वारा यहाँ पर जब सेलेक्ट कर लिए हैं तो अब घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सारे क्या हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर भी हम रैंडम मेथड के द्वारा उस घर में से भी कुछ सदस्यों को हम क्या करेंगे, रैंडम विधियों के द्वारा चयन कर लेंगे उसमें से भी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर मैंने गुच्छा में से अगर लॉटरी मेथड का हमने इस्तेमाल किया, मान लीजिए, तो यहाँ से निकालने में पहली बार तो लॉटरी मेथड का सब में हमने यूज़ किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हर जगह से हमने यहाँ पर लॉटरी मेथड के द्वारा किया है। अब यहाँ पर जो हमें संख्या मिली है,
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो संख्या हमें मिली है उसमें से भी, चूंकि हमें गुच्छ अभी मिला है, तो उसमें से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो देखना है हुआ, वहाँ से हम किसी, मान लीजिए कि पासा विधि के द्वारा, चलिए पासा विधि के द्वारा हम यहाँ से भी उसको अलग कर लेंगे। चूँकि हमें जितने न्यादर्शों की ज़रूरत है हम सिर्फ उतने ही न्यादर्श लेंगे, उसके अलावे न्यादर्श को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम इस ये जो आपका क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श है, जिसको कि हम एरिया और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, वो इस प्रकार से होता है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अब जब हम देखते हैं तो दूसरा एक आता है आपका, जिसकी चर्चा हमें अभी फ़िलहाल करनी है, तो वो आता है आपका व्यवस्थित अर्थात सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, अर्थात व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श। अब ये व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है? आपका सबसे पहले आएगा कि ये व्यवस्थित क्या है। तो व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श जब होता है तो सबसे पहले ऐसा ऑलमोस्ट देखा जाता है कि ये बहुत छोटी जनसंख्या पर होती है। जहाँ पर जनसंख्या छोटी है, चूंकि करने में आसानी होती है, इसके कारण लोग अपना लेता है। तो ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो व्यवस्थित या सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग जो है वो छोटी जनसंख्या पर आधारित होती है। तो छोटी जनसंख्या, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 की संख्या है सपोज, ठीक है, टोटल न्यादर्श की जो संख्या है, सबसे पहले तो जनसंख्या इसमें छोटी होनी चाहिए, और दूसरी बात कि इसमें ऐसा देखा जाता है कि इसमें अल्फ़ाबेट का चयन कर लिया जाता है, अर्थात जो वर्णमाला होता है वर्णमाला का यूज कर लिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो उदाहरण में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 10 की टोटल जनसंख्या है तो अल्फ़ाबेट अगर हम लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, इसका होता है कैपिटल N स्मॉल n। अब ये जो कैपिटल N है ये टोटल नंबर ऑफ ये टोटल ऑफ नंबर है, अर्थात जनसंख्या का पूरा। अब मान लीजिए कि ये जनसंख्या हमारा अगर 10 है तो ये 10 क्या होगा, वो कैपिटल N होगा। वहीं पर स्मॉल n वो होता है जो कि हमें न्यादर्श का चयन करना है। क्योंकि एक शोधकर्ता के रूप में जब हम न्यादर्श का चयन करने जाते हैं तो हम पहले से ही डिसाइड कर लिए होते हैं कि मुझे कितने न्यादर्शों की ज़रूरत है और हम कितने न्यादर्श का चयन करेंगे। मान लीजिए कि इसमें अगर मुझे कितने का करना है, अगर मान लीजिए कि मुझे 5 का करना है, ठीक है, तो इसको हम बाय 5 कर देंगे, अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 5 का करना है, ठीक है, तो 5 का करना है तो हम इसको 10 ये टोटल है और ये मुझे 5 का करना है तो हम बटे 5 लिख दिए। तो इसका मतलब है कि ये टोटल ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n है। अब हम इसको अगर काट के देखेंगे तो ये 2 निकलता है। अब जब हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं तो अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में किसी नाम की भी ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कि अगर पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब अगर मान लीजिए कि मुझे अगर ये पहला नाम है अल्पू, फिर बबीता, छोटू, डुग्गू, फिर इरा,
फिरोज, गणेश, हरेंद्र, फिर इंदु और सुरेश। मान लीजिए कि ये 10 हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास वर्णमाला के रूप में हमने सजा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, 10 है। तो जनसंख्या 10 है, इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली इसको सजा दिया है। अब मुझे क्या करना है, मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, जिसके साथ वर्णमाला में जो अक्षर आया है हम उसके अनुसार मैंने सजाया है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, लेना है 5, तो लेना है 5, तो अगर हम इसको काटे हैं तो हमें 2 आया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक दूसरे नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जब प्रत्येक दूसरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बबीता आ जाएगी, डुग्गू आ जाएगा, फिरोज, हरेंद्र, सुरेश, इतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यही मुख्य रूप से व्यवस्थित क्रम में जब हम करते हैं तो अल्फ़ाबेट का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज करके, वर्णमाला का यूज करके। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर बबीता है, अब बबीता की संख्या अगर 3-4 हो गई, ऐसी क्लास है जहाँ पर मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं और वहाँ पर बबीता की संख्या ज़्यादा है, या फिर हरेंद्र की संख्या ज़्यादा है, 2-3-4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक हरेंद्र को हरेंद्र 1 और उसका रोल नंबर तो होगा। अब रोल नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, तो हरेंद्र 1, 2, 3, 4, बबीता 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम सजा सकते हैं। तो वो तब भी हमारा उस क्रम में आ जाएगा। और फिर अल्फ़ाबेटिकली हमें जितने न्यादर्श की ज़रूरत है उसमें से पूरी जो जनसंख्या है उसका बट्टा न्यादर्श, और उसमें भाग देने पर जितना आएगा उसमें उतने वाले को हम ले लेंगे। तो जैसे मैंने ये प्रत्येक दूसरे नंबर को मैंने ले लिया है, इसी प्रकार से अगर हमें 2 ही की ज़रूरत होती तो ये 2 हो जाता, 5 हो जाता, तो फिर हम सीधे यहाँ पर इरा को ले लेते 5वां, और 10वां क्या किसको ले लेते, तो सुरेश को ले लेते। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो हमारा व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श है वो उसका हम चयन इस प्रकार से करते हैं। अब हम एक और पढ़ा ही देते हैं, चलिए। एक आता है आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग। चलिए इसको हम मिटा देते हैं पहले। ये कुछ अन्य प्रकार हैं जो कि मैंने बताया है। तो रैंडम मेथड में ये कुछ अन्य प्रकार है। तो ये आता है मल्टी स्टेज अब इसे हिंदी में कहा जाता है कि बहु अवस्था प्रतिदर्श या न्यादर्श, ठीक है। अब ये बहु अवस्था न्यादर्श प्रतिदर्श क्या होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, बहु अवस्था न्यादर्श प्रतिदर्श है, ये भी कोई अलग से नहीं है। इसमें बहुत लोग इसको अलग से सैंपलिंग मानते हैं, बहुत लोग इसको अलग से सैंपलिंग नहीं मानते हैं। तो जब हम कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, इसमें कुछ अंतर्द्वंदता है। तो ये भी जो सैंपलिंग है, चाहे माने कि नहीं माने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये हमें देखना है कि ये जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग है ये होता क्या है। तो ये अगर हम देखेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि एरिया और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श। तो ये भी जो रैंडम सैंपलिंग है ये भी उसी का एक विस्तृत रूप है, जिसको हम एक्सटेंशन कह देते हैं, उसका एक विस्तार रूप है। तो क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श जो होता है उसी का ये क्या होता है, ये विस्तार स्वरूप होता है। तो जब विस्तार स्वरूप होता है तो इसमें हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं।
तो स्टेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, वो एकदम से कंटिन्यूअसली चलते रहता है। वो तब तक चलता है जब तक कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं, तो पहले स्टेज में पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या को हमने कुछ भागों में बांटा, कुछ भागों में बांटने के बाद हमने उसमें से कुछ भागों को, उस बांटे हुए कुछ भागों में से कुछ भागों को या कुछ गुच्छों को हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किए गए जो हमारे पास, मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि ये भारत है। अब भारत है तो मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे राज्य हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि चलिए इतना मान लेते हैं, चलिए ये बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये यूपी, ये एमपी, ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, ये पंजाब, ये छत्तीसगढ़ लिख लिए हैं, तो ये हरियाणा, ये दिल्ली। अब हमारे पास इतने सारे मान लीजिए कि बहुत सारे राज्य हैं, हम कुल मिलाकर के केवल एक एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर पूरे राज्य का नाम लिखेंगे तो पूरा नहीं हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये पूरा भारत है, तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं, और बहुत सारे राज्य हैं तो इसमें से हमने रैंडमली मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब 4 राज्य को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये मत पूछिएगा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब नहीं, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के पश्चात चलिए हम दिल्ली को छोड़ ही देते हैं, उसको उसकी जगह हम राजस्थान को रख लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 स्टेट को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो पहला स्टेज मैंने किया है, पहले स्टेज में मैंने सेलेक्ट किया है, अब पहले स्टेज में जो सेलेक्ट किया है इसको हम क्या करेंगे, और भागों में डिवाइड करेंगे। अब चूंकि बिहार में भी बहुत सारे ज़िले हैं, और फिर जितने भी आपको राज्य दिखते हैं उसमें भी बहुत सारे ज़िले हैं, तो अब जैसे बहुत सारे ज़िले हैं तो उसमें से भी हम कुछ ज़िलों को यहाँ पर ज़िला 1 2 3 4 को सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 ज़िले को सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 ज़िले को सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 ज़िले को सिलेक्ट कर लिए। अब सब में से हमने रैंडम मेथड को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़िलों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जब सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर कुछ ज़िले हमारे पास 4 ज़िले प्रत्येक राज्य में से आ गए हैं। अब फिर हम, ये हमारा दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से तीसरे स्टेज में जाएंगे, तो तीसरे स्टेज में हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ज़िलों में से हम क्या करेंगे, कुछ ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर से कुछ ब्लॉक को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से ये थर्ड स्टेज है, आप देखेंगे तो थर्ड स्टेज में मैंने कुछ ज़िलों को सेलेक्ट कर लिया, फिर ज़िलों में से फिर मैंने कुछ ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे अगर स्कूल पर जाना है तो इस ब्लॉक में भी बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें से भी मैंने क्या किया, तो कुछ स्कूल को मैंने क्या किया, फिर से सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से कुछ स्कूल को जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनली हम स्कूल तक पहुँच गए हैं। अब उस स्कूल में से भी हम रैंडमली कुछ बच्चों को यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पर कुछ बच्चों पर जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर ही हमें क्या करना है, पूरा रिसर्च करना है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे इस प्रकार से, तो इसमें आपने देखा कि मल्टी स्टेज हो रहा है, बहुत सारे उसके स्तर हो रहे हैं जिसको कि हमने बांटा है। तो मैंने पहले भारत को पहले राज्यों में बांटा, राज्यों को मैंने फिर ज़िलों में बांटा, ज़िलों को मैंने फिर ब्लॉक में बांटा, ब्लॉक को फिर मैंने स्कूल में बांटा, और स्कूल
से भी मैंने उसमें से कुछ छात्रों को सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से, और सारी प्रक्रिया हम क्या करेंगे, रैंडम मेथड का एकदम से इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इस तरीके से जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यही इसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। हमने इससे पहले अभी कहा था कि इसमें हम तब तक सेलेक्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारी समस्या ये थी कि भारत में जो विभिन्न स्कूल हैं, विभिन्न जिलों में जो विभिन्न स्कूल हैं, तो उसके बच्चे का परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, अगर मुझे इस प्रकार का करना था तो हमने क्या किया कि पूरा भारत हमारी जनसंख्या है, उसमें से कुछ रैंडमली मैंने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया, फिर स्टेट में से जिलों को सिलेक्ट कर लिया, जिले में से ब्लॉक को, फिर स्कूल को, और फिर उसमें से कुछ छात्रों को। अब हम उस पर अपना पूरा शोध करेंगे और शोध के निष्कर्ष जो भी आएंगे वो हम पूरे यहाँ से जो हमने किया है वो हम क्या करेंगे, पूरे भारत के ऊपर उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बहुअवस्था प्रतिदर्श का चयन करते हैं।